मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा साथ साथ रहते हैं और जीवन बिताते हैं। इसमें हमने 3 पॉइंट आपको बताया। पहले समाज के लिए क्या होना चाहिए? लोगों का समूह होना चाहिए। मतलब पहला पॉइंट ये है, लोगों का समूह। लोगों का समूह, क्या समूह नहीं होगा वो समाज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, समूह तो होना ही चाहिए। समाज के लिए समूह होना चाहिए। लेकिन आप देखते होंगे कि अ, रेलवे स्टेशन पर वहां पर तो भी लोगों का समूह होता है। रेलवे स्टेशन पर भी तो लोगों का समूह होता है, भीड़ होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। क्या वो भी समाज हो गया? बिल्कुल नहीं। क्योंकि समाज की एक ये भी डिमांड है, मांग है, समाज वही होगा जहां लोगों के समूह के साथ साथ एक साथ रहते हैं और जीवन जीते हैं। वो लोग केवल कुछ क्षण के लिए वहां इकट्ठा हुए हैं, ना कि एक साथ जीवन जीते हैं। तो देखिए परिभाषा में ही क्या है वो बताया जा रहा है। यही डिफरेंट है, यही छोटा छोटा डिफरेंट हमें समझना है। तो पहले हमने आपको बताया लोगों का समूह होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए लोग, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ये की पॉइंट है, आपको नोट जरूर करना चाहिए। साथ ही आपस में संबंध होना चाहिए, आपस में उनका संबंध होना चाहिए। अब आप कहेंगे कैसा संबंध? जैसे आप देखते नहीं हैं, आपका पड़ोसी के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। आपके यहाँ कभी कभी आटा, जो गेहूं पीसा जाता है, आटा नहीं रहता है, आप जाकर मार्केट नहीं जाते, कभी कभी आप अपने पड़ोसी से मांग लेते हैं। किस आधार पर? आपका कोई ना कोई उनसे संबंध है। या फिर उनके यहाँ जब कोई आटा घटता है तो आकर आपके यहाँ से मांग लेते हैं। तो ये गांव में अक्सर होता है, अगर आप गांव के रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा। तो आपका पड़ोसी से भी कोई संबंध है, आपका अपने दोस्तों से भी कोई संबंध है, आपका अपने माता पिता से भी संबंध है। तो आपस में संबंध होना जरूरी है समाज के लिए। अगर संबंध नहीं है तो वो समाज नहीं हो जाएगा, वो सिर्फ भीड़ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया उदाहरण के तौर पर, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां तो भी एक समूह है लोगों का, वो भी तो एक लोगों का समूह है। क्या वो समाज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां आपस में लोगों का संबंध नहीं है और एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं लोग। तो समाज की परिभाषा यही हो गया, समाज लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, आपस में संबंध बनाकर जीवन जीते हैं। मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा समझ आ गया होगा। अब अच्छा, बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, वो अपना अलग अलग समाज पर टिप्पणी करते हैं। वो लोग समाज को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। देखते हैं, एक है जैसे मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज एक बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं। इन्होंने लगभग हर मतलब समाज के हर पहलुओं पर इन्होंने अपना विचार दिया है। ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार समाज क्या है? ये कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। और अगर सच में देखा जाए समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का ही तो एक जाल है अगर देखा जाए तो ये देखो एक शब्द में कैसे डिफाइन कर दिए। ये आप भी, आपके अंदर भी ये कला आ सकता है, आपके अंदर ये कला आ सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे, जैसे आप एमए वगैरह सोशियोलॉजी से करेंगे या पीएचडी करेंगे सोशियोलॉजी से, तो आपका अपना एक थीसिस होता है, आप भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सोचो कितना मतलब गहराई वाली बात बोले, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, एक लाइन में फाइनल कर दिए। और हम यहाँ समाज को ऐसे परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन आपको परिभाषा लिखना हो तो आप यही लिखेंगे। और अगर आपको नीचे और भी देना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं, तो आप वहां लिख सकते हैं कि मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज ये है। क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं समाज की विशेषताएं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्लास 11th में भी पूछा जाता है और क्लास 12th में भी पूछा जाता है कि समाज क्या है, समाज को परिभाषित करें तथा उसकी विशेषताएं लिखिए। ये सब प्रश्न आते हैं, आप अगर समझेंगे तो आप लिख पाएंगे, अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए अब हम आते हैं समाज की विशेषताओं पर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना पाए। तो फ्रेंड्स, हमने समाज की परिभाषा देख लिया। अब हम समझते हैं समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषताएं क्या हैं? देखिए समाज की कुछ ये 6-7 विशेषताएं हैं, जिनमें पहला है सामाजिक संबंध, दूसरा है पारस्परिक निर्भरता, तीसरा है समान संस्कृति और रीति रिवाज, चौथा है नियम व नियंत्रण, पांचवा है सहयोग, छठा है परिवर्तनीयता, सातवां है असमानता। एक एक विशेषता को हम समझते हैं। देखिए जो सामाजिक संबंध है ना, ये समाज की
अनिवार्य और सर्व प्रमुख विशेषता है। आप कह सकते हैं ये समाज में जरूर होना चाहिए। सामाजिक संबंध नहीं रहेगा तो वो समाज नहीं कहलाएगा। समाज की सर्वप्रमुख विशेषता है लोगों के बीच संबंध। अच्छा, कैसा संबंध रहना चाहिए? जैसे आप देखते नहीं, आपका परिवार से भी कोई संबंध होता है। आपका माता पिता, भाई बहन, दादा दादी से संबंध रहता है। आपका पड़ोस से संबंध रहता है। जैसे आपका पड़ोस से संबंध रहता है, जैसे एक और इसमें हो सकता है शिक्षक छात्र संबंध। शिक्षक छात्र संबंध ये भी क्या है? एक सामाजिक संबंध है। परिवार से संबंध, तो समाज की ये सर्वप्रमुख विशेषता है। अगर समाज वही कहलाएगा, समाज तभी कहलाएगा जब उसमें सामाजिक संबंध पाए जाए। तो समाज की सर्वप्रमुख विशेषता है, पहला हमने देख लिया। दूसरा है पारस्परिक निर्भरता। देखिए, जो समाज के लोग होते हैं या समाज जो होता है वो परस्पर निर्भर रहते हैं। समाज में जो भी लोग रहते हैं वो परस्पर निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर। अब आप कहेंगे ये क्या आप बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर है एक किसान और यहाँ पर है एक डॉक्टर। यहाँ पर क्या है? एक डॉक्टर। तो क्या किसान क्या करता है? अनाज उत्पादन करता है। डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। ठीक है। किसान जब अनाज उत्पादन करेगा, हो सकता है वो बीमार हो जाए। अगर बीमार हो गया तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? डॉक्टर की। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर इलाज ही थोड़ी करेगा, वो पेट भी तो भरेगा अपना। तो उसको क्या चाहिए? अनाज चाहिए। अनाज कहाँ से आएगा? किसान से आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ किसान डॉक्टर पर निर्भर है, डॉक्टर किसान पर निर्भर है। तो ये विशेषता इसमें यही बताया जा रहा है कि समाज में लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समाज में लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पारस्परिक निर्भरता। तो हमने दूसरा विशेषता भी समझ लिया। आई होप आपको ये उदाहरण काफी इजी मैंने लिया था, आपको समझ आया होगा। तीसरा है समान संस्कृति और रीति रिवाज। देखिए, प्रत्येक समाज की अपनी भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है और त्योहार होती है। अब भाषा तो आपको समझ आता है, जिससे वो संवाद करते हैं, जिसके द्वारा एक भाषा की परिभाषा है। हिंदी में भाषा, शब्द, वर्णमाला, इन सब की परिभाषा है। लेकिन अगर संस्कृति की बात करें तो आप नहीं समझ रहे होंगे। देखिए, संस्कृति और कुछ नहीं है, एक लाइन में मैंने कल भी बताया था, संस्कृति मतलब जीवन जीने का तरीका। तो जिस तरह से आप जीवन जीते हैं वही है संस्कृति। और प्रत्येक समाज की अपनी भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है और अपने त्योहार होते हैं। जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो वहाँ अक्सर हिंदी, अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु में चले गए तो वहाँ पर क्या है? तमिल बोली जाती है। वहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है। तो वहाँ के समाज की भाषा क्या है? तमिल है। वहाँ उनकी अपनी भाषा है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो वहाँ हिंदी बोली जा रही है। बिहार में है तो भोजपुरी भी बोली जा रही है। तो प्रत्येक समाज की अपनी अपनी भाषा होती है, संस्कृति होती है, त्योहार होती है। अगर धर्म के आधार पर देख ले तो जैसे आप देख सकते हैं, हिंदू समाज में कुछ अलग त्योहार मनाए जाते हैं, मुस्लिम समाज में कुछ अलग त्योहार मनाए जाते हैं। देखिए, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर सच कहूँ तो टिप्पणी इसमें कोई नहीं करना चाहिए कि हिंदू समाज और मुस्लिम समाज पर कोई टिप्पणी करें। भाई, सब अपनी जगह सही है। भलाई इसी में है। किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन समाज में जो कुरीतियां हैं, कह सकते हैं बुरे कर्म हैं, बुरे कार्य हैं, उसको दूर हो करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हाँ, अपनी सबकी अपनी एक धर्म होती है। मेरा भी अपना एक धर्म है, लेकिन मैं अपने धर्म के सम्मान के साथ दूसरे धर्म को भी सम्मान देता हूँ। दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु हो, यही होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें ना, जो हमारा पॉलिटिकल हित होता है, जो सब लोगों का राजनीतिक हित होता है ना, उसके चलते इतना हिंदू मुस्लिम हो गया है, इतना हिंदू मुस्लिम हो गया है कि आम जनता समझ ही नहीं रही है। वो भी उसी लपेटे में आ जा रही है और सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। उसका परिणाम सांप्रदायिक दंगे, हिंसा, यही देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आम जनता की कोई लाभ नहीं है। भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ प्रत्येक धर्म एग्जिस्ट करता है, यहाँ प्रत्येक जाति एग्जिस्ट करता है। बस वो तब गलत हो जाता है जब हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाते हैं और दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसे समझना होगा और ये आपको समझना होगा, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं। आप ही समाज को अच्छी तरह से समझेंगे, आप ही सोसाइटी को अच्छी तरह से समझेंगे, तभी कल आप अगर अफसर बनते हैं
या अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आप बेहतर पॉलिटिक्स कर पाएंगे, जिसे कहते हैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस में है। जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तो वहां पर अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन हम यहाँ विषय से भटक जाएंगे। आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है लोग अपने हित के लिए जो भी करते हैं, अब क्या फर्क पड़ता है। अब आपके और मेरे कहने से तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम खुद को बदलकर चेंजेस ला सकते हैं। सर, सबसे पहले हमको अपने में परिवर्तन लाना है। ओके, तो ये जो भी धर्म आधारित, जाति आधारित जो भी एजेंडे हैं ना, उसको छोड़ो यार। सबसे पहले हमारा राष्ट्र आता है, सबसे पहले राष्ट्र, फिर उसके बाद हमारा प्रकृति आता है। प्रकृति क्या है? प्रकृति पूरे विश्व की है। अब नेचर आपका, ये तो हो नहीं सकता कि यहाँ अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है भारत में तो अमेरिका में नहीं हो रहा होगा। क्लाइमेट चेंज पूरे पृथ्वी को तबाह करेगा। तो उससे ऊपर क्या है? प्रकृति है। तो सबसे पहले राष्ट्र, उसके ऊपर प्रकृति। प्रकृति मतलब बड़ी माँ। हमें प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना है। प्रकृति में हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि उसी प्रकृति में हम पलते हैं, पोसते हैं। वही प्रकृति हमें पोषित करती है, वही प्रकृति हमें अनाज उत्पादन करके देती है। लेकिन आज हम CO2 उत्सर्जित कर करके क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज प्रकृति का हम नाश कर दे रहे हैं, पृथ्वी का नाश कर दे रहे हैं। अब क्या ही बताएं, अब हमारे आपके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है किसी को। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक समाज की अपनी भाषा होती है, अपनी त्योहार होती है, अपनी संस्कृति होती है। उसके बाद हमारा चौथा विशेषता है नियम और नियंत्रण। देखिए, प्रत्येक समाज में ना नियम होते हैं, एक व्यवस्था होता है जिसे सब लोगों को फॉलो करना होता है। जैसे आप जिस समाज में रहते हैं वहां कोई ना कोई नियम होगा, व्यवस्था होगा, जिसे आपको फॉलो करना ही पड़ता है। अगर नहीं करते हैं, नियम के विरुद्ध जाते हैं, तो आपको वही समाज दंड करता है, दंडित करता है। दंडित कैसे करता है? आपको सामाजिक बहिष्कार के नाम से आपको दंडित कर सकता है कि मैं इसका बहिष्कार करता हूँ, यह व्यक्ति समाज के नियमों के खिलाफ गया है। तो प्रत्येक समाज के अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं, क्योंकि समाज को चलाने के लिए नियम जरूरी है। अगर नियम के विरुद्ध जाएंगे कोई, तो समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा या अव्यवस्थित हो जाएगा। तो इसमें यही कहा जा रहा है, प्रत्येक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम व परंपरा होते हैं। अब जैसे जो भी समाज में परंपराएं होती है ना, वो गलत भी हो सकती है। जो भी परंपराएं होती हैं वो गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, फिर भी हम उसे ढोते चले आ रहे हैं। जैसे कई सालों तक हमारे देश में सती प्रथा रहा, लेकिन राजा राममोहन राय और महिला शिक्षा के लिए ज्योतिबा राव फूले, ये महिलाओं के लिए संघर्ष किए, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष किए, उनको अधिकार दिलाए। सती प्रथा जैसे कानून बंद हुआ, सती प्रथा जैसे कानून नहीं, परंपरा। तो ये सती प्रथा क्या था? समाज में ही तो प्रचलित था ना, तो ये परंपरा था। तो परंपरा ये गलत है कि नहीं? तो परंपरा गलत भी हो सकते हैं, हमें उन्हीं परंपरा को समाज में स्वीकार करना चाहिए जो तार्किक हो, जो सभी को समान रखे भाई। ऐसा परंपरा नहीं हम ढोएंगे कि जिससे हमें नुकसान हो और दूसरों को भी नुकसान हो। तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो प्रत्येक समाज की अपनी नियम व परंपरा होती है जिसे सबको फॉलो करना होता है। कोई समाज में कोई नियम है, जैसे अगर हम उदाहरण क्या ले सकते हैं? जैसे कोई समाज है, उसमें आ गया कि हमारे समाज में अंतरजातीय विवाह अलाउ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ अंतरजातीय विवाह अलाउ नहीं है, लेकिन जाति कोई तार्किक बात है नहीं। ये हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिस परिवार के जाति में, वही हमारा जाति हो जाता है। इसमें कोई लॉजिक है नहीं। तो फिर क्या ये परंपरा गलत नहीं है? अब गलत है। अच्छा, आजकल कुछ लोग कहते हैं मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता। एक्चुअली जो वो कहते हैं मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता ना, वो एक्चुअली बड़े छोटे हैं, अभी ना समाज को जानते हैं अच्छी तरह से। मतलब कह सकते हैं वो गोलू बच्चे हैं, कहते नहीं नहीं मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता। भाई हिलो तो, चेंजेस लाओ तो तब पता चलेगा। इतना कठोर व्यवस्था है ना। सच में आप अगर वास्तविकता से अगर आप परिचित होंगे तो कहेंगे भाई जाति व्यवस्था बहुत कठोर व्यवस्था है। तब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं नई नई जाति को नहीं मानता। ये आपके कहने से नहीं कुछ होगा, आपको उसको वास्तविकता व्यवहारिक तौर पर समझना होगा, तभी आप उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो जाति व्यवस्था बहुत कठोर व्यवस्था है यार, इतना कठोर व्यवस्था कि सच में इसका कोई तर्क भी नहीं है कि जाति व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में सिर्फ यही है, सबसे पहले हम खुद के अंदर चेंजेस लाएंगे, इसके बाद धीरे धीरे समाज बदलेगा। और जाति व्यवस्था पर एक
एम एन श्रीनिवास दास एक समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं, बहुत अच्छा बात बोले थे। अभी इस समय मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या बोले थे। हाँ, शायद यही बोले थे कि जाति व्यवस्था जो है ये भारत में जल्दी समाप्त नहीं होने वाली है, जाति बनी रहेगी, बस इसके रूप बदलते रहेंगे। अब आप ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अगर आप क्लास 11th के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसमें मैं डीप में नहीं जाता हूँ। बस उन्होंने ये बोला था कि जाति व्यवस्था बनी रहेगी, इसके रूप बदलते जाएंगे। तो देखिए जाति व्यवस्था पर एक एक से समाजशास्त्री हैं, जब आगे हम आएंगे तो पढ़ेंगे। उसके बाद सहयोग। देखिए समाज की पांचवी विशेषता है सहयोग। अगर अब आप कहेंगे समाज का आधार सहयोग है, लोग मिलकर कार्य करते हैं। देखिए प्रत्येक समाज में सहयोग जरूर होता है, अगर सहयोग नहीं रहेगा तो वहां जीवन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि अगर सहयोग नहीं रहेगा तो जीवन कठिन हो सकता है। इसको एक उदाहरण के थ्रू समझे। जैसे मान के चलिए एक बहुत बड़ा तालाब है, अब ये तालाब खोदना है। अब समाज में एक सोसाइटी है जहां लगभग एक गांव है, 300 से 400 लोग रहते हैं। अब ये तालाब खोदना है और केवल एक व्यक्ति खोदेगा, तो हो सकता है उसका पूरा जीवन बीत जाए, लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर वही 300 व्यक्ति मिलकर तालाब खोद दे, समाज के सभी लोग सहयोग दिखाएं और 300-400 लोग मिलकर तालाब खोद दे, तो वहां वो काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर जीवन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो समाज का एक पांचवा विशेषता क्या हो गया, सहयोग। समाज में सहयोग होता है और ये समाज का आधार है, समाज का आधार सहयोग है। अब परिवर्तनीयता, ये हमारा छठा विशेषता है, परिवर्तनीयता। देखिए समाज बदलते रहते हैं, यह सार्वभौमिक व अनिवार्य विशेषता है। देखिए प्रत्येक समाज, चाहे वो भारतीय समाज हो, चाहे यूरोपीय समाज हो, चाहे अमेरिकन समाज हो, कोई भी सोसाइटी हो, वो बदलता रहता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि समाज धीरे धीरे परिवर्तित होता है। मैंने भी इसके पहले एक लेक्चर में पढ़ाया था कि समाज धीरे धीरे परिवर्तित होता है। लेकिन एक अपवाद ये भी है, जैसे अगर क्रांति हो, जैसे अगर क्रांति हो जाए, जैसे आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ा होगा, क्रांति हो जाए, बहुत क्रांति मतलब बहुत बड़ा चेंजेस। तो अगर क्रांति होगा क्या होगा, समाज बहुत तेजी से परिवर्तित हो जाएगा। और जब बहुत तेजी से परिवर्तित हो जाएगा तो ये कहना कि समाज धीरे धीरे परिवर्तित होता है, समाज में नई व्यवस्थाएं धीरे धीरे आती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये सही है, समाज अधिकतम या समाज अधिकतम धीरे धीरे ही परिवर्तित होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप अगर कोई क्रांति हो जाए, समाज में कोई आंदोलन हो जाए, तो वहां समाज बहुत तेजी से बदलता है। जैसे आपने यूरोप में पढ़ा होगा, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के कारण समाज बहुत तेजी से बदल गया, पूरा यूरोप बदला, पूरा यूरोप का समाज बदल गया तेजी से। क्यों? क्योंकि वहां बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। तो अगर कोई क्रांति वगैरह, आंदोलन वगैरह होगा तो समाज तेजी से बदलेगा, लेकिन सामान्यतः समाज धीरे धीरे बदलता है। धीरे धीरे मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि भारतीय समाज अब धीरे धीरे जो संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त मतलब जो दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची के साथ सब लोग रहते हैं। एक समाजशास्त्री है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो संयुक्त परिवार को कैसे डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं संयुक्त परिवार वो है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, साथ ही मिलकर खाना खाते हैं, साथ ही मिलकर खाना खाते हैं, मतलब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं और मिलकर खाना खाते हैं। तो ये है हमारा संयुक्त परिवार। वो एक समाजशास्त्री है, वो संयुक्त परिवार को ऐसे डिफाइन करते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे अभी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि संयुक्त परिवार जो था भारतीय समाज में पहले अधिक था, लेकिन अब एकल परिवार बढ़ रहे हैं। एकल परिवार मतलब मूल परिवार, जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं, वो हो गया एकल परिवार। उसमें दादा दादी, चाचा चाची नहीं रहते, कि जिसमें केवल माता पिता और चाचा चाची रहते हैं, सॉरी, माता पिता और बच्चे रहते हैं, वो हो गया एकल परिवार। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारतीय समाज क्या हो रहा है, धीरे धीरे, क्रमिक रूप से धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। अचानक से संयुक्त परिवार से हर जगह, हर समाज में, मतलब भारतीय समाज में अचानक से एकल परिवार नहीं आ गया, यहाँ पर समाज धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। तो हमने यहाँ पर लगभग 6 विशेषता कंप्लीट कर लिया। परिवर्तनीयता हो गया। हमारा अगला विशेषता है असमानता। देखिए प्रत्येक समाज में असमानता होती है, मतलब ये अनिवार्य विशेषता है, समाज की अनिवार्य विशेषता है। क्या असमानता को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है? नहीं।
असमानता को पूरी तरह नहीं समाप्त किया जा सकता कि शून्य असमानता हो, लेकिन इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। और ये समाज की अनिवार्य विशेषता है असमानता। असमानता मतलब लोगों के जीवन में अंतर होना। कोई बहुत ऊपर क्लास का हो, उच्च क्लास का हो, और कोई नीचे मतलब निम्न क्लास का हो। कोई उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है। किसी के पास बहुत सारे धन है, किसी के पास धन की कमी है। इस इनके उच्च वर्ग के पास क्या है, जीवन की गुणवत्ता बेहतर है, अच्छा है। इनके पास जीवन की गुणवत्ता कम है। यही है हमारा असमानता। अगर असमानता को हम डिफाइन करें, यहाँ नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप अगर सुने होंगे तो समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पर लगभग 7 विशेषता देखा समाज की। आई होप आपको सभी विशेषताएं समझ आए होंगी। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, अगर साथ में नोट कर लिए हैं तो कोई बात ही नहीं।